जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपका पूरा भविष्य सिर्फ इस बात पर तय हो जाए कि आप किस घर में पैदा हुए हैं, जहां राजा को भगवान का ही एक रूप माना जाता हो। 18वीं सदी का फ्रांस कुछ ऐसा ही था। पर फिर इतिहास ने एक ऐसी करवट ली, एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सिर्फ 3 शब्दों से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये कहानी है फ्रांसीसी क्रांति की। तारीख थी 14 जुलाई 1789। सुबह का वक्त था और पेरिस शहर में एक अजीब सा तनाव था। हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म था कि राजा ने अपनी सेना को आम लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया है। बस इसी डर और गुस्से ने मिलकर एक ऐसी आग भड़काई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और उसी उथल-पुथल और बगावत की आग से 3 शब्द निकले, जिन्होंने न सिर्फ फ्रांस बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लेकिन इन महान आदर्शों तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस क्रांति की जड़ें कहाँ थीं? जवाब मिलता है फ्रांस के उस पुराने सामाजिक ढांचे में जिसे ओल्ड रिजीम या पुरानी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये ओल्ड रिजीम था क्या असल में? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और उसकी संस्थाओं का नाम था। एक ऐसा सिस्टम जहां आपकी काबिलियत की कोई कीमत नहीं थी, बल्कि आपका जन्म ही तय करता था कि आपको क्या हक मिलेंगे और क्या नहीं। उस वक्त का फ्रांसीसी समाज ना 3 हिस्सों में बिल्कुल साफ साफ बटा हुआ था। इन्हें कहते थे 3 एस्टेट्स। पहला एस्टेट था पादरियों का, दूसरा था कुलीन वर्ग यानी राजा महाराजा और उनके रिश्तेदार, और तीसरा एस्टेट वो था बाकी सब लोगों का, जिसमें किसान, व्यापारी, वकील, मजदूर, मतलब देश की लगभग 90% जनता शामिल थी। और पता है, इस पूरे सिस्टम में सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? देश को चलाने का सारा खर्च यानी सारे टैक्स सिर्फ और सिर्फ तीसरा एस्टेट देता था। जी हां, पादरी और कुलीन वर्ग जो सबसे अमीर थे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब जो सबसे गरीब थे, देश का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर था। ये देखिए, ये उस जमाने का एक कार्टून है जो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देता है। इसमें लिखा है कुलीन मकड़ी है और किसान मक्खी। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे अमीर लोग मकड़ी की तरह गरीब किसान का खून चूसकर अपना जाल बुन रहे थे। एक तो समाज में इतना अन्याय, और ऊपर से फ्रांस की आर्थिक हालत भी खस्ता थी। राजा लुई 16वें जब गद्दी पर बैठे तो खजाना बिल्कुल खाली था। सालों से चल रहे लंबे लंबे युद्धों ने देश पर 2 अरब लिव्र से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ा दिया था। और उधर सरकार कर्ज में डूबी थी, इधर आम आदमी की थाली से रोटी भी गायब हो रही थी, क्योंकि रोटी के दाम आसमान छू रहे थे। लेकिन इसी मुश्किल और बेचैनी के दौर में कुछ नए विचार भी जन्म ले रहे थे। ये एक तरह की बौद्धिक जागृति थी। कुछ विचारक, कुछ फिलोसोफर्स सामने आए जिन्होंने हक, आज़ादी और सरकार जैसी चीजों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो सवाल जो सदियों से किसी ने नहीं पूछे थे। इन्हीं में से एक थे जीन जैक्स रूसो। उन्होंने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन लिखी जो आग की तरह फैल गई: इंसान आज़ाद पैदा होता है, पर हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक धमाका था जिसने राजा के भगवान होने के पूरे कॉन्सेप्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और रूसो अकेले नहीं थे। जॉन लॉक जैसे विचारकों ने कहा कि सरकार राजा की मर्जी से नहीं बल्कि लोगों की सहमति से चलनी चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू ने तो इससे भी आगे बढ़कर एक आइडिया दिया: सरकार की ताकत को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक कानून बनाने वाली, दूसरी उसे लागू करने वाली, और तीसरी न्याय करने वाली, ताकि कोई भी एक इंसान या संस्था तानाशाह न बन सके। और ये क्रांतिकारी विचार सिर्फ मोटी-मोटी किताबों में बंद होकर नहीं रह गए। ये अखबारों और पर्चों के जरिए आम लोगों तक पहुंचे। सैलून और कॉफी हाउस में इन पर जोरदार बहसें होती थीं, और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनके लिए इन्हें जोर जोर से पढ़कर सुनाया जाता था। मतलब इन विचारों ने लोगों के दिलो दिमाग तक अपना रास्ता बना ही लिया। तो अब देखिए, माहौल बिल्कुल तैयार था। समाज में गुस्सा था, देश का खजाना खाली था, और हवा में क्रांति के नए नए विचार तैर रहे थे। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो इस बारूद के ढेर में आग लगा दी। और वो चिंगारी बहुत जल्दी ही एक आग में बदल गई। सब कुछ हफ्तों के अंदर ही हुआ। 5 मई 1789 को राजा ने नए टैक्स के लिए एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई, लेकिन वहां तीसरे एस्टेट की एक ना सुनी गई। तो उन्होंने क्या किया?
20 जून को वो पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और कसम खाई कि वो देश को एक संविधान देकर रहेंगे। और फिर 14 जुलाई, जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया और गुस्से से भरी भीड़ ने राजशाही के सबसे बड़े प्रतीक बैस्टिल के किले पर ही धावा बोल दिया। टेनिस कोर्ट में ली गई वो शपथ कोई मामूली घटना नहीं थी। वो एक बहुत ही हिम्मत भरा कदम था। जब राजा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के लोगों ने खुद को ही देश की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए एक संविधान नहीं बना लेते वो वहां से नहीं हटेंगे। ये राजा की ताकत को एक सीधी चुनौती थी। और फिर आया वो दिन जब बैस्टिल का किला ढह गया। देखिए, बैस्टिल सिर्फ एक किला या जेल नहीं था, वो राजा की ज्यादती और जुल्म का सबसे बड़ा निशान था। उस पर हमला करना सिर्फ पत्थर की दीवारों को तोड़ना नहीं था, ये लोगों का अपनी डर की जंजीरों को तोड़ना था। ये एक बहुत बड़ी सांकेतिक जीत थी। बैस्टिल के पतन के बाद क्रांति एक नए और ज्यादा मुश्किल दौर में पहुंच गई। अब सवाल ये नहीं था कि पुरानी व्यवस्था को कैसे गिराना है, अब सवाल ये था कि एक नया और बेहतर फ्रांस कैसे बनाना है। इस दिशा में पहला बड़ा कदम था मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का घोषणा पत्र। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। इसने पहली बार खुलकर ये कहा कि जीने का हक, बोलने की आज़ादी और कानून के सामने बराबरी, ये सब राजा का दिया कोई तोहफा नहीं है, बल्कि हर इंसान के प्राकृतिक अधिकार हैं। मतलब ऐसे अधिकार जिन्हें कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन यहीं पर क्रांति का एक विरोधाभास भी सामने आता है। बराबरी का जो वादा किया गया था वो सबके लिए नहीं था। नए संविधान ने नागरिकों को दो हिस्सों में बांट दिया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। वोट देने का हक सिर्फ उन पुरुषों को मिला जो 25 साल से ऊपर थे और एक तय रकम का टैक्स भरते थे। बाकी सारे पुरुष और देश की सभी महिलाएं अब भी राजनीतिक अधिकारों से दूर थे। क्रांति ने आज़ादी का वादा जरूर किया था, लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि क्या ये आज़ादी बिना कोई कीमत चुकाए मिलेगी? क्योंकि अब आदर्शों को सच करने का रास्ता हिंसा और खून खराबे से होकर गुजरने वाला था। 1792 आते आते क्रांति और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया और राजशाही को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। राजा लुई 16वें पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें सबके सामने फांसी दे दी गई। इसके बाद मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में जो दौर शुरू हुआ उसे आतंक का राज कहते हैं। ये वो भयानक दौर था जब गणतंत्र के दुश्मनों के नाम पर हजारों लोगों को बिना मुकदमे के सीधे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। आतंक के उस दौर के खत्म होने के बाद भी क्रांति का असर खत्म नहीं हुआ। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। फ्रांसीसी क्रांति ने आने वाली दुनिया को विरासत में क्या दिया? इस क्रांति की विरासत आज भी हमारे चारों तरफ है। इसने न सिर्फ फ्रांस से राजशाही का अंत किया, बल्कि लोकतंत्र और आज़ादी के विचारों को पूरे यूरोप में फैला दिया। आज हम जिन मानवाधिकारों की बात करते हैं, उनकी नींव इसी क्रांति ने रखी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर में गुलामी और उपनिवेशवाद के खिलाफ जो आंदोलन हुए, उन्हें भी इसी क्रांति से प्रेरणा मिली। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक देश में हुई क्रांति ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया? इसका जवाब विचारों की ताकत में छिपा है। फ्रांसीसी क्रांति हमें ये सिखाती है कि आज़ादी और इंसाफ के विचार किसी भी सरहद, किसी भी दीवार से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, और वो आज भी दुनिया भर के लोगों को एक बेहतर समाज के लिए लड़ने की हिम्मत देते हैं।